रूल 13 हमारा बात करता है कि प्लांट एक बार रिजेक्ट हो जाता है तो ये नहीं है कि आप एक नया प्लांट दाखिल नहीं कर सकते। रूल 13 आपको अलाउ करता है सीधा सीधा। अगर रूल 11 में किसी भी प्रकार से आपका प्लांट जो रिजेक्ट होता है तो ये नहीं है कि आप एक फ्रेश प्लांट पेश नहीं कर सकते, आप एक फ्रेश प्लांट भी पेश कर सकते हो। इसके लिए आपको रूल 13 अलाउ कर देता है। समझिए क्या कहता है, यदि प्लांट को रूल 11 में बताया गया किसी भी ग्राउंड पे अस्वीकार कर दिया जाता है, जैसे कि कॉज ऑफ एक्शन नहीं लिखा था, गलत वैल्यूएशन थी, कोर्ट फीस कम थी, लिमिटेशन से बाहर था, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो वादी है उसी कॉज ऑफ एक्शन पर एक नया प्लांट दोबारा पेश नहीं कर सकता। कर सकता है भाई, रूल 13 आपको अलाउ करता है सीधा सीधा। वह चाहे तो इस नियम के अनुसार दोष सुधार कर जो दोष आपके प्लांट में थे उसको ठीक करके एक नया प्लांट दाखिल कर सकता है। एग्जाम्पल से और समझ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए किसी वादी ने 5 लाख रुपए के लिए दायर किया, लेकिन उसने कोर्ट फीस सिर्फ 200 रुपए के लिए लगाई। कोर्ट ने कहा बाकी कोर्ट फीस भी लगाओ, वादी ने फिर भी नहीं लगाई, तो यहाँ पर प्लांट आपका उठा के रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब वादी चाहे तो फिर से कोर्ट फीस लगाकर एक नया प्लांट दाखिल कर सकता है। यहाँ पे फिर से अलाउ किया गया है, किसी भी प्रकार की बार नहीं है, किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। रूल 13 आपको स्पेशली अलाउ करता है कि अगर किसी भी ग्राउंड पे रूल 11 में किसी भी ग्राउंड पे आपका प्लांट अगर रिजेक्ट होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप फर्दर सूट फाइल करने से, फर्दर प्लांट फाइल करने से रोक दिए जाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूल 13 आपको अलाउ करता है, आप एक फ्रेश प्लांट फाइल करना चाहते हो तो आप प्लांट फाइल कर सकते हो, रूल ग्राउंड पर रिजेक्ट हुआ है तो। ठीक है, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो रिसेंटली अपन ने पढ़ा था रूल 11 और रूल 12, 2 रूल अपन कंप्लीट कर चुके थे ऑर्डर 7 के। ठीक है, और आज हम बात करने वाले हैं रूल 13 और रूल 14 पे। 2 रूल आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि रिसेंटली जो मैंने जितने भी रूल समझाए हैं बहुत अच्छे से समझाए हैं और ये वाले भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रूल 13 हमारे, ये तो अपना डायरेक्ट का लैंग्वेज हो गया, जो अगर आप डायरेक्ट आपके पास नहीं है तो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने थोड़ा अपना ईजी करके आपको समझा रहा हूँ। समझिए, रूल 13 हमारा बात करता है कि प्लांट की अस्वीकृति, यानी कि प्लांट आपका जो रिजेक्ट हुआ था, प्लांट का रिजेक्शन नए प्लांट पेश करने से नहीं रोकता है। सीधी सीधी बात यहाँ पे क्लियरली ये कही गई है, जो रूल 11 में आपका प्लांट रिजेक्ट हो रहा था उस ग्राउंड पे अगर रिजेक्ट हो जाता है तो ये नहीं है कि आप अभी नया फ्रेश प्लांट पेश नहीं कर सकते। ये रूल नहीं रोकता है आपको, यहाँ से आपको परमिशन मिलेगी। रूल 13 आपको परमिशन देगा कि अगर आपका रूल 11 के अनुसार कोई भी प्लांट रिजेक्ट हो जाता है तो ये बार नहीं करता है, ये रोकेगा नहीं, आप एक फ्रेश प्लांट पेश कर सकते हो, ये अलाउ करेगा आपको रूल 13। समझिए क्या कहता है कि यदि प्लांट को रूल 11 में बताए गए किसी भी ग्राउंड पर रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि रूल 11 में हमने क्या पढ़ा था, रिजेक्शन ऑफ प्लांट पढ़े थे, किन ग्राउंड पे आपका प्लांट रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि प्लांट रूल 11 के अनुसार किसी भी ग्राउंड पर रिजेक्ट किया जाता है, जैसे कि कॉज ऑफ एक्शन नहीं था, गलत वैल्यूएशन आपने की थी, कम कोर्ट फीस लगी थी, लिमिटेशन से निकल चुका था, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो वादी है वो उसी कॉज ऑफ एक्शन पर एक नया प्लांट दोबारा नहीं कर सकता, वो कर सकता है। रूल 13 आपको अलाउ करता है, जब भी कोई ऐसा हो तो आप रूल 13 का बेनिफिट ले सकते हो। वह चाहे तो इस नियम के अनुसार दोष सुधार कर जो करेक्शन करनी थी उस करेक्शन करने के बाद एक नया प्लांट दाखिल कर सकता है। रूल 13 आपको अलाउ करता है। सीधे सीधे बात याद रखिए कि एग्जांपल अपना समझ लीजिए कि मान लीजिए 5 लाख रुपए के लिए प्लांट दायर किया, लेकिन उसमें कोर्ट फीस सिर्फ 200 रुपये लगाई गई है। कोर्ट ने कहा बाकी कोर्ट फीस भी लगाओ, पर वादी ने समय पर नहीं लगाया और प्लांट आपको उठा के रिजेक्ट कर दिया गया। अब वादी चाहे तो फिर से सही कोर्ट फीस लगा के एक नया प्लांट दाखिल कर सकता है। रूल 13 आपको अलाउ करता है, आप ना फ्रेश प्लांट फेस कर सकते हो। ठीक है, कोई भी बार नहीं है यहाँ पे, कोई भी रोक नहीं है रूल 11 में। अगर रूल 11 में किसी भी ग्राउंड पे आपका रिजेक्ट हो जाता है प्लांट, तो आप एक फ्रेश प्लांट पेश कर सकते हो, आपको सीधा सीधा अलाउ किया गया है, किसी भी तरह से रोक नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, रूल 13 आपका यहाँ पर क्लियर होता है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सके, पूछ सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल कर दिया मैंने, भूल ही नहीं सकते। ठीक है, अब रूल 14 पे बात करते हैं। रूल 14 हमारा बात करता है कि उन दस्तावेजों का पेश किया जाना जिन पर वादी का जो वाद है निर्भर करता है। आपका प्लान वो है, एक सूट है, सिविल सूट है, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर निर्भर करता है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप उस केस लड़ ही नहीं पाओगे, वो वाला ऐसा मान लीजिए। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है और आपने सूट फाइल कर दिया है, तो आपका डॉक्यूमेंट उस डॉक्यूमेंट के आपका सूट उस डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड करता है, निर्भर करता है। तो अब आगे समझिए, मैं क्लियर समझाता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, समझिएगा बहुत ध्यान से।
ठीक है। सब रूल 1 हमारा कहता है कि जहाँ वादी का जो दावा है, यानी कि वादी का जो क्लेम है, किसी डॉक्यूमेंट पर आधारित है, जैसे कि कोई समझौते का डॉक्यूमेंट हो गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट हो गया, कोई बिक्री विलेख हो गया, या फिर कोई रसीद हो गई, पे आधारित है आपका जो प्लांट है, या फिर आप अपने जो दावे क्लेम के लिए, क्लेम को मजबूत करने के लिए, उसको समर्थन में अपने दावे, अपने कब्जे या अधिकार में कोई दस्तावेज रखता है, किसी अपने कोई क्लेम को मजबूत करने के लिए, उसको समर्थन करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट अपने पास रखता है, वो 2-3 मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, तो 2 डॉक्यूमेंट वो अपने पास अधिकार में रखता है, और यानी कि उसका मतलब उसका जो वाद है, सिविल सूट है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है उन डॉक्यूमेंटों पे, तो उसका वाद उस पर निर्भर करता है, रिलाई करता है, तो उसे उन डॉक्यूमेंट की एक सूची बनानी होगी और उसको प्रविष्ट करनी होगी और उसमें मेंशन करनी होगी प्लेंट में, ठीक है, उस लिस्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास हैं, ठीक है, वो मेंशन करनी होगी। वादी को प्लेंट पेश करते समय वे दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करने होंगे, साथ ही उन दस्तावेजों की एक कॉपी भी प्लेंट के साथ जमा करनी होगी। समझ गए? जितने भी डॉक्यूमेंट आपके पास हैं जो कि इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, उनकी कॉपी भी आपको लगानी है और आपको अपने प्लेंट में भी मेंशन करना है कि ये डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं, ठीक है। अब नहीं करोगे तो क्या नतीजे होंगे वो भी हम समझेंगे। पहले सब रूल 2 समझिए कि अगर ऐसा कोई दस्तावेज वादी के कब्जे अधिकार में नहीं है, मान लीजिए है ही नहीं उसके कब्जे में, लेकिन बेस जो आपको उसका जो सूट है उसी के ऊपर बेस्ड है, डॉक्यूमेंट के ऊपर, लेकिन उसके पास प्रेजेंट में नहीं है, तो जहाँ तक संभव हो सके वादी को ये बताना होगा कि जो डॉक्यूमेंट एक्चुअल में है किसके पास, किसके अधिकार में है, किसके कब्जे में है, ये आपको प्लेंट में लिखना होगा। मान लीजिए आपके पास आपका सूट किसी डॉक्यूमेंट पर बेस्ड है, प्रोमिजरी नोट मान लो, प्रोमिजरी नोट के ऊपर बेस्ड है, अब आपके पास डॉक्यूमेंट है ही नहीं, प्रोमिजरी नोट ही नहीं है, तो आपको प्लेंट में क्लियरली मेंशन करना होगा भाई साहब कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, ये फलाने फलाने व्यक्ति के पास है, लेकिन मेरा सूट इसी डॉक्यूमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो ये ऐसी रामकथा आपको अपने प्लेंट में लिखनी होगी। सब रूल 3 समझिए कि यदि कोई ऐसा दस्तावेज जो वादी को प्लेंट पेश करते समय न्यायालय में पेश करना चाहिए था या उसकी कॉपी प्लेंट के साथ सूची में लगाना चाहिए थी, लेकिन वह ना तो पेश करता है ना सूची में डालता है, तो ऐसे दस्तावेज बाद में वादी के पक्ष में वादी अपने समर्थन में उस डॉक्यूमेंट को एविडेंस के रूप में न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय आपको इसके लिए स्पेशल परमिशन न दे दे। इसीलिए ये ज़रूरी है कि अगर आप कोई ऐसा पॉइंट छोड़ देते हो और बाद में उसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो आप एविडेंस में पेश नहीं कर पाओगे, कोर्ट आपको मना कर देगा। सिर्फ अन्यथा जब तक कोर्ट आपके लिए ऐसी स्पेशल अनुमति ना दे दें कि कोई बात नहीं, चलो उस टाइम नहीं कर पाए थे, आप अभी पेश कर दो, ठीक, इतना याद रखिएगा। सब रूल 4 समझिए कि इस नियम का प्रभाव उन दस्तावेजों पर नहीं पड़ेगा। जो नियम हम पढ़ रहे हैं, इन नियमों का प्रभाव उन दस्तावेजों पर नहीं पड़ेगा जो वादी के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए पेश किए जाते हैं। वादी के क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस रूल का, इतना ध्यान रखिएगा। जिन्हें केवल गवाह की याददाश्त को ताज़ा करने के लिए दिखाया जाना है, उन डॉक्यूमेंटों को किसी भी तरह से प्रभाव नहीं पड़ेगा इस रूल का, ठीक है। आप मेंशन नहीं भी करते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। कब? क्रॉस एग्जामिनेशन और जो गवाह की याददाश्त ताज़ा करने के लिए। 2 चीज़ याद रखनी है अगर पूछा जाएगा तो, जब भी आपकी जो मल्टीपल क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में और यहाँ पे याददाश्त ताज़ा करने के लिए 2 के लिए छूट दी गई है, ठीक है। तो रूल 14 हमारे यहाँ पे क्लियर होता है। ये शॉर्ट नोट है, पूरा नहीं पढ़ना तो इसको पढ़ के निकल लीजिएगा, शॉर्ट है, फिर भी मैं बढ़ा देता हूँ। अगर वादी का दावा किसी दस्तावेज समझौते अनुबंध किसी बिक्री विलेख आदि रसीद पर आधारित है तो उसे प्लेंट में दाखिल करते हैं दस्तावेज को लिस्ट दर्ज करने के अदालत में पेश करना होगा और उसकी कॉपी भी प्लेंट के साथ लगानी होगी। सब रूल 2 हमारा कहता है अगर दस्तावेज वादी के पास नहीं है तो उसे ये बताना होगा कि दस्तावेज किसके पास है, जैसे कि मूल रजिस्ट्री प्रतिवादी के पास है, ये आपको मेंशन करना होगा। सब रूल 3 हमारा कहता है कि यदि वादी प्लेंट के साथ दस्तावेज पेश नहीं करता है या सूची में दर्ज नहीं करता है तो बाद में वह दस्तावेज वादी के सबूत के रूप में मान्य नहीं होगा जब तक स्पेशल अनुमति आपको न दे दे कोर्ट, ठीक है। सब रूल 4 समझिए, यह नियम केवल उन दस्तावेजों पर लागू होता है जिन पर वादी के दावा आधारित हैं, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे या फिर गवाह की याददाश्त को ताज़ा करने के लिए दिखाए गए दस्तावेजों पर ये नियम लागू नहीं होगा। उसको आप नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या क्रॉस किया जाना है वो तो क्लियरली पता चल जाएगा ना भाई,
डॉक्यूमेंट कौन से हैं आपके पास, या फिर याददाश्त ताज़ा कराने के लिए भी, तब भी आपको ऐसी चीज़ें मेंशन नहीं करनी है, कोई उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। एग्जाम्पल समझ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। राम ने श्याम के खिलाफ सूट फाइल किया, सिविल सूट। श्याम ने मुझे 50,000 रुपये उधार लिया, श्याम ने मुझसे 50,000 रुपये उधार लिया और लिखित में वादा किया कि मैं 6 महीने में लौटा दूंगा। यहाँ पर वादी का जो दावा है प्रोमिसरी नोट पर आधारित है। राम को प्लेंट करते समय यह प्रोमिसरी नोट और उसकी एक कॉपी न्यायालय में पेश करनी होगी। प्रोमिसरी नोट के बारे में मेंशन करना होगा साथ में, प्लस प्रोमिसरी नोट की एक कॉपी भी आपको मेंशन करनी होगी प्लेंट के साथ में, ठीक है। अगर राम कहे कि मूल प्रोमिसरी नोट श्याम के पास है तो उसे प्लेंट में यह बात लिखनी होगी, ठीक। अगर राम बाद में ट्रायल के समय प्रोमिसरी नोट लगाने की कोशिश करता है लेकिन प्लेंट दाखिल करते समय उसे पेश नहीं किया, ना सूची में लिखा, तो इसे सबूत के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जब तक कि स्पेशल अनुमति आपको ना मिल गई हो। ये रूल 14 हमारा बात करता है। इसमें कोई डाउट हो कमेंट कर लेना, पूछ लेना। वैसे तो बहुत ईजी था, ठीक है। ये तक वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।